वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन नंबर 3, सब्जेक्ट बेसिक अकाउंटिंग। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर। सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, किसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, क्या अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, ये सब इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस with the origin of business transaction and it is followed by analysis of such transactions. A business transactions is a transaction which involve exchange of value between two parties. Every transaction involve give and take aspect. The debit represents take aspect and credit represents the give aspect in a transaction. तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, किसी भी लेन देन से शुरू होता है, और वो लेन देन किस तरह का होना चाहिए जिसमें वैल्यू जो है एक्सचेंज होनी चाहिए। वैल्यू एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मिले और कुछ दूसरी पार्टी का मॉनेटरी टर्म्स में जाए। तो इस तरह का कोई भी लेन देन जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। और हर ट्रांजैक्शन में, जैसा मैंने बताया कि हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसको हम गिव पहलू कहते हैं, यानी गिव एस्पेक्ट बोलते हैं, और दूसरा जो पहलू है वो आपका टेक एस्पेक्ट कहलाता है, यानी एक पार्ट में हमें लेना होता है तो दूसरे पार्ट में देना होता है। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक एस्पेक्ट. The debit represents take aspect and credit represents the give aspect in a transaction. Now, source documents and voucher. All business transactions are based on documentary evidence. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है, हर बिजनेस का कोई भी लेन देन है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्स एविडेंस का मतलब क्या है? प्रमाण होना चाहिए कि हां बाकी में ये काम हुआ है, और उसी प्रमाण को हम जो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं कैश मीमो, जो कि कैश सेल को दर्शाता है। यदि आपकी सेल नगद हुई है तो आप जो है उसको बिल बना करके देंगे नगद अमाउंट का, कि रिसीव्ड इतने अमाउंट फ्रॉम सो एंड सो पार्टी। एंड इनवॉइस जब आप उधार देते हैं तो उसके लिए भी बिल बनाया जाता है, लेकिन वो क्रेडिट बिल होता है। उसमें आप टाइम लिखते हैं कि कितने दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। इसी तरह से अदर सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पे इन स्लिप होता है, जो बैंक में कैश जमा करने को इंडिकेट करता है। डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और अ वाउचर। इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं और वाउचर भी कहते हैं, लेकिन वाउचर ये जो है सपोर्टिंग वाउचर कहलाते हैं। इट इज द प्राइमरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस की सपोर्ट करने का प्रमाण होता है, इसलिए हम इसको सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इज द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। के अकाउंट्स में जो हम एंट्री करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही करते हैं। यदि आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते। इसके बाद इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है? द फॉर्मेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाउचर इज एज फॉलोज। ट्रांजैक्शन वाउचर, एट फर्स्ट फर्म का नाम, कि किस फर्म के ट्रांजैक्शंस आप बना रहे हैं, किस फर्म के अकाउंट्स आप बना रहे हैं। उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद डेट जिस दिन आपने एंट्री करनी है, उसके बाद डेबिट अकाउंट के आपने किस अकाउंट को डेबिट करना है, इसके बाद क्रेडिट अकाउंट, और उसके बाद आपका अमाउंट आता है,
और अमाउंट के लिखने के बाद आपको जो है नरेशन देना होता है। और नरेशन क्या होता है? नरेशन जो एक्सप्लेनेशन है कि आपने इस वाउचर में किस ट्रांजैक्शन की या किस लेन देन की एंट्री की है। एंड एट लास्ट ऑथराइज सिग्नेचर बाय सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एक्सेट्रा एंड प्रिपेयर्ड बाय द बुक कीपर्स। बुक कीपर के सिग्नेचर प्रिपेयर्ड बाय के नीचे होते हैं। तो इस तरह से वाउचर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर जो है कितने तरह के होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर में भी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर और डेबिट वाउचर भी कहते हैं उसे हम, एंड क्रेडिट वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर दैट इज नोन एज अ ट्रांसफर वाउचर। सो जिस तरह से डायग्राम दिया गया है उसी तरह से वाउचर का क्लासिफिकेशन होता है। लाइक कैश वाउचर दो फॉर्म में होता है, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर को कैश पेमेंट वाउचर कहते हैं और क्रेडिट वाउचर को कैश रिसीट वाउचर कहते हैं। नॉन कैश वाउचर ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक बैड डेट्स, इस तरह की एंट्री जो है इस वाउचर में की जाती है। एंड नाउ डेबिट वाउचर, these vouchers are prepared for recording of transactions involving cash payment only। जो डेबिट वाउचर होता है केवल कैश पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मेट, फर्म का नाम टॉप में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप जाते हैं तो वहां पर वाउचर नंबर होता है कि किस नंबर का वाउचर आप बना रहे हैं। क्रेडिट अकाउंट यानी अकाउंट में क्या क्रेडिट करना है। जैसे मान लीजिए हम सैलरी का पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट में कैश हो जाएगा, कितना अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट वहां हो जाएगा। उसके बाद डेट, जिस दिन आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं उस दिन की डेट आप डालेंगे। सीरियल नंबर में 1 2 3 इस तरह से जितने नंबर्स आप डेबिट अकाउंट के बनाना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। अकाउंट का नाम जैसे मैंने बताया कि सैलरी, तो सैलरी अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट जो ऊपर लिखा है वही आप इस कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा और लास्ट में प्रिपेयर्ड बाई की प्लेस पर उसी तरह से बुक कीपर के सिग्नेचर होंगे और ऑथराइज सिग्नेचर में आइदर अकाउंटेंट और एनी मैनेजर्स। नेक्स्ट इज क्रेडिट वाउचर। These vouchers are prepared for recording of the transactions involving cash receipt only। जब आप कैश रिसीट होती है, आपको कैश मिलता है, उस कैश मिलने की एंट्री जिस वाउचर में की जाती है वो आपका क्रेडिट वाउचर होता है और उसका फॉर्मेट भी लाइक डेबिट वाउचर की तरह ही होता है। फर्म का नाम, देन वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट, जिस अकाउंट के अगेंस्ट में आपको पैसे मिलते हैं वो अकाउंट को यहां डेबिट करोगे। देन कितना अमाउंट मिला, अमाउंट के सामने लिखेंगे। किस डेट को मिला वो डेट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर, देन अकाउंट नेम, देन अमाउंट, देन नरेशन में कि किसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिला है। देन प्रिपेयर्ड बाई में बुक कीपर के सिग्नेचर और उसके बाद ऑथराइज बाई सीनियर पर्सन। एंड नाउ ट्रांसफर वाउचर। विद द expansion of business, the role of credit transactions is increasing at a fast pace. For recording of these credit transactions, a voucher is prepared known as transfer voucher. Transfer voucher के अंदर का फॉर्मेट भी सेम होता है। वाउचर नंबर, अमाउंट, डेट, सीरियल नंबर फॉर डेबिट अमाउंट, अकाउंट का नाम, अमाउंट, देन नरेशन, देन सेम एज नीचे सीरियल नंबर, अकाउंट का नाम, क्रेडिट अकाउंट, देन नरेशंस, अमाउंट, देन प्रिपेयर्ड बाई एंड देन ऑथराइज सिग्नेचर। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इट्स इफेक्ट। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जिस तरह से बैलेंस होता है हमारा, दोनों साइड बराबर होती हैं, उसी दोनों साइड को बराबर करने के लिए हम एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं बाय हेल्प ऑफ द इक्वेशंस। उसको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस
in the book of accounts is based on a fundamental equations called accounting equation. Whatever business possesses in the form of assets is financed by proprietor or by the outsider. This equation expresses the equality of assets on the one side and other side equity. The claim of outsiders or liabilities and owners or proprietors fund on the other side. In mathematically form, it can be symbolically given as assets equal to equity or equity equal to liability plus capital. तो इक्विटी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है और इन दोनों के बराबर आपका एसेट्स होना चाहिए. एसेट्स इंक्लूड बोथ द एसेट्स, दोनों तरह के एसेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं. दैट मींस करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स. सो वी कैन प्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नाउ प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. अब यहां पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आप ध्यान से देखेंगे. फॉर्मेट उसी तरह का होगा. आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उसी फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? यहां पर आपका एसेट्स आ जाएगा और यहां पर आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी आ जाएगी. पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहां पर लिख देंगे आप और पहला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे. राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख. अब यहां पर इसको और इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक सब हेडिंग डाल देनी है. इस तरह से 2 पीस में हमने इसको बांट लिया और सब हेडिंग के अंदर पहले यहां पर लिखेंगे आप लोग कैश, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद, क्योंकि यहां पर आप नरेशन भी लिख पाए ताकि स्पेस हो, तो ये आपका कैश आ जाएगा और यहां पर आपकी कैपिटल सब हेडिंग के अंदर आ जाएगी. फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने दिया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपके पास कैश आएगा 3 लाख, आप कैश में लिखेंगे और कैपिटल की फॉर्म में भी 3 लाख रुपीज लिखेंगे. इसके बाद यहां पर लिखेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरह से और अब जाएंगे न्यू इक्वेशन में. न्यू इक्वेशन एज इट इज 3 लाख रुपीज आपके कैश में और 3 लाख रुपीज आपके कैपिटल के अंदर आ जाएंगे. अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 न्यू इक्वेशन के साथ आपको लिखना है परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000. अब यहां पर क्या है, आपका गुड्स जो है स्टॉक में होता है, तो आप एक और नया पार्ट इसमें ऐड करेंगे जिसका नाम होगा स्टॉक और यहां पर लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश. ये ट्रांजैक्शन हमने यहां लिख दिया और कितना अमाउंट है 80,000. यहां से आप माइनस करेंगे कैश को 80,000 को और स्टॉक में प्लस कर देंगे सेम अमाउंट को. साथ ही आपकी लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और फिर दोबारा से एक और लाइन बनाएंगे इस तरह से और यहां पर वंस अगेन न्यू इक्वेशन. ये आपका कैश रहेगा आपके पास 2,20,000 का और 80,000 का स्टॉक आपके पास है. दैट मीन्स टोटल आपके पास एसेट्स 3 लाख रुपए के हैं और 3 लाख रुपए का आपके पास में कैपिटल भी है. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर 45,000. तीसरा ट्रांजैक्शन आपका है सोल्ड गुड्स. यहां पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स 30,000 की वैल्यू का गुड था. दैट मीन्स स्टॉक में से आप 30,000 रुपए कम करेंगे और कैश में बेचा है 45,000 रुपए आपके पास कैश आ जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं 15,000 रुपए बनेगा जो कि आपकी प्रॉफिट होगी और उसको जो है आप कैपिटल में ऐड कर देंगे 15,000. एक बार फिर से देखेंगे कि कॉस्ट जो है उसको स्टॉक में से कम कर दिया, जितने का आपने बेचा उसको कैश में ऐड कर दिया
और कैश का और स्टॉक का डिफरेंस जो है 15,000 और होता है, उसको आपने कैपिटल में ऐड कर दिया, जो कि प्रॉफिट को बताएगा। और फिर वंस अगेन पिछली बार की तरह यहां पर गए और न्यू इक्वेशन में, नई इक्वेशन में आपको क्या चेंज मिलेगा कि 2,65,000 आपका कैश हो जाएगा, आपके पास 50,000 का स्टॉक रह जाएगा और कैपिटल आपकी बढ़कर के 3,15,000 रुपए हो जाती है। तो ये आपका नया इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे 4 नंबर के ट्रांजैक्शन पर, जिसमें परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका। अब यहां पर क्या है, नाम दिया है। जब भी नाम दिया जाता है और कैश नहीं होता तो हम मानते हैं कि उसको उधार लिया है। उधार लेंगे तो यहां पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट, और गुड्स में जाकर के ऐड कर देंगे 70,000 रुपए का माल आपने खरीदा। साथ ही आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ने के लिए इस वाली साइड में क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे, क्रेडिटर, और क्रेडिटर के हेड में भी 70,000 रुपए ऐड कर देंगे और इस तरह से इक्वेशन को क्लोज कर देंगे और नया इक्वेशन आपका आ जाएगा। वंस अगेन न्यू इक्वेशन विच इज इक्वल टू 2,65,000 कैश प्लस 1,20,000 गुड्स, इधर 3,15,000 यू हैव कैपिटल एंड 70,000 की आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है सैलरी पेड, आपने खर्चा हुआ है उसको पे किया है, तो सैलरी पेड के लिए 5वां सैलरी पेड माइनस कैश में से करेंगे 7,000 रुपए को, और साथ ही कैपिटल में से भी 7,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और इस तरह से आपका ये वाला नए इक्वेशन में बदल जाएगा। न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा 2,58,000 का कैश आपके पास अभी भी मौजूद है, 1,20,000 के गुड्स मौजूद है और कैपिटल में 3,08,000 रुपए आपके बचे हुए हैं और 70,000 आपको अभी भी पे करना है जो करंट लायबिलिटी के रूप में आपके पास है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। 6 में कमीशन रिसीव्ड लिखेंगे इस वाले कॉलम में, कमीशन रिसीव्ड, देन अमाउंट को ऐड करेंगे कैश में जो कि 5,000 रुपए है, यहां पर ऐड कर दिया और 5,000 रुपए से ही आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से ऐड करके न्यू इक्वेशन बना देंगे। ये आपका हो जाएगा न्यू इक्वेशन। ये हो गया आपका 2,63,000 प्लस 1,20,000 आपका स्टॉक है। कैपिटल आपकी वंस अगेन फिर से बढ़ जाती है 3,13,000 और 70,000 की आपके पास अभी भी करंट लायबिलिटी उपलब्ध है। इसके बाद पेड कैश टू मोनिका इन फुल सेटलमेंट 69,000। इस बार हमने क्या किया, 7th ट्रांजेक्शन में पेड टू क्रेडिटर लिखेंगे यहां पर और क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट हम कर रहे हैं 69,000 में, तो माइनस कैश जाएगा आपका 69,000 का। करंट लायबिलिटी आपकी यहां पूरी माइनस हो जाएगी 70,000 की और 1,000 आपका प्लस हो जाएगा यहां पर जो कि प्रॉफिट के रूप में होगा, क्योंकि उसको 70,000 रुपए देने थे, आप उसको जो है 69,000 दे रहे हैं, तो 1,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब नेट इफेक्ट आप देख रहे हैं कि इधर 69,000 है, इधर 70,000 है माइनस का और प्लस का 1,000, तो इधर भी 69 का इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वंस अगेन न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारा और न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस करने के बाद में 1,94,000 प्लस 1,20,000 और इधर बढ़कर के 3,14,000 हो जाएगा और इधर जो है करंट लायबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू राहुल कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000। इस बार हमने कैश में नहीं बेचा है बल्कि क्रेडिट में बेचा है, तो क्रेडिट में बेचा है तो आप यहां पर जो है डेटर का कॉलम बनाएंगे क्योंकि नाम दिया है राहुल का। यहां पे लिखेंगे 8th में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखिए जो गुड्स की कॉस्टिंग थी 20,000 थी, 20,000 को आपने स्टॉक से माइनस करना है
और डेटर में 25,000 को ऐड करना है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है 5,000 वो आपकी प्रॉफिट होगी, उसको आप यहां पर ऐड कर देंगे और उसके बाद न्यू इक्वेशन हमारा आ जाएगा। न्यू इक्वेशन 1,94,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 और कैपिटल आपकी हो जाएगी 3,19,000। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको भी जो है ऐड करते हैं तो ये भी उसी के बराबर होगा। 3,19,000 ये भी है और 3,19,000 ये भी है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा लास्ट में कि दोनों साइड आपकी इक्वल्स हो रही है। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्यूरल बेसिस। बेसिस ऑफ डिफरेंस prepaid, outstanding and received in advance items. Accrual basis of accounting, there may be outstanding expense, prepaid expense, accrued income and income received in advance in the balance sheet. Cash basis of accounting के अंदर there is no outstanding expense, no prepaid expense, accrual income and income received in advance in the balance sheet. That means जो accrual basis होता है उसमें आप उधार दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लेकिन कैश बेसिस में ना हम उधार दे सकते और ना ही उधार ले सकते हैं। सिर्फ 22 मिनट होने में 1 मिनट रह गया, मतलब 22 मिनट करीब हो गए। तो बंद कर दिया है। स्टार्ट है। Effect on income of prepaid expense and accrual income. Income statement will show relatively higher income if there are items of prepaid expense and accrued income. जबकि कैश बेसिस में इनकम स्टेटमेंट will show relatively lower income if there are item of prepaid expense and accrued income. तो एक्रूअल बेसिस में जो है आपकी इनकम ज्यादा होती है और कैश बेसिस में कम होती है, क्योंकि जब आप उधार देते हैं तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम। इनकम स्टेटमेंट विल शो अ लोअर इनकम इफ देयर आर इन आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम। इनकम स्टेटमेंट विल शो ए हायर इनकम इफ देयर आर आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम। लीगल पोजीशन में कंपनी एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस की यदि बात करते हैं तो कंपनी एक्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ऑप्शन रिगार्डिंग वैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेंटरीज एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। द बिजनेस यूनिट हैज एन ऑप्शंस टू वैल्यू द इन्वेंटरी एट ए कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस ऑफ द डेप्रिसिएशन। लेकिन कैश बेसिस के अंदर नो सच ऑप्शन इज अवेलेबल। एंड रिलायबल की बात करते हैं तो इट इज रिलायबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज इट रिकॉर्ड ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस। जबकि कैश बेसिस के अंदर ट्रू प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। नाउ जर्नल मीनिंग एंड फॉर्मेट। Journal is a book of accounts in which all day-to-day business transactions are recorded in a chronological order. Chronological order क्या होता है कि 1 by 1 या डेट बाय डेट जो है बनाया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसी तरह से हम उसकी एंट्री जर्नल में करते चले जाते हैं। ट्रांजेक्शंस व्हेन रिकॉर्डेड इन ए जर्नल आर नोन एज एंट्रीज। इट इज द बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। Journal is also known as book of original records or book of primary entry. इसको हम बेसिक बुक भी कहते हैं अकाउंट्स की। और सबसे पहले अकाउंट्स की का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, उसकी एंट्री सबसे पहले आप जर्नल में करेंगे। और उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है? फॉर्मेट ऑफ जर्नल, एवरी पेज ऑफ जर्नल हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट। इट इज कॉलमनर बुक। ईच कॉलम इज गिवन अ नेम रिटन ऑन इट्स टॉप। फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज गिवन एज बिलो। सबसे पहले पहला कॉलम जो होता है डेट का कॉलम होता है। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट लिखने हैं। नेक्स्ट कॉलम छोटा होता है लेजर फोलियो, मींस लेजर का पेज नंबर, कि किस पेज पर आप उस वाली एंट्री को पोस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉलम डेबिट अमाउंट को इंडिकेट करता है एंड लास्ट कॉलम क्रेडिट अमाउंट को इंडिकेट करता है। And now example,
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ राम एंड सन्स 2006। और इस तरह से ये आपका एक ट्रांजेक्शन है जिसमें किस तरह से हम एंट्री करेंगे। जैसे जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन है, तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय ₹1 लाख। सेकेंड इज गुड्स परचेज फॉर कैश, दैट मीन्स आपका कैश गया और गुड्स आया। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड रूल अप्लाई करना है जो रियल अकाउंट्स का है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड वन, मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू, मशीनरी एसेट्स है इसलिए परचेज की कैटेगरी में नहीं आएगा, एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। देयरफॉर इसका जो जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विभू अकाउंट बाय ₹30,000। नेक्स्ट इज रेंट पेड इन कैश, रेंट इज एन एक्सपेंस एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स नंबर 3, डेबिट ऑल expense and losses and credit of all profits and gains. So rent account debit to cash account by ₹10,000. Next entry, goods purchase on credit from Anil, तो purchase account debit to Anil by ₹25,000. Next is goods sold for cash, इस एंट्री में आपके पास कैश आता है तो कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत, इसमें आपके पास कैश नहीं आता क्योंकि ये आपने एंट्री उधार की है, सो गुरमीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट इज सैलरी पेड, सैलरी पेड यानी पेमेंट हुआ है और सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री इज कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स ड्राइंग की गई है ऑनर के द्वारा, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपको करना है सेम जैसे मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल आपको दिया है, एंड इसके बाद डू इट योरसेल्फ। एंड डू इट योरसेल्फ में क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर लिख करके मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, और इसको किस तरह से किया जाएगा। जैसा मैंने अभी बोर्ड यूज करके अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताया है उसी तरह का फॉर्मेट आप बताएंगे। सेकंड इज व्हाट इज जर्नल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जर्नल क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 3। थैंक यू।